आज का टॉपिक मौर्य साम्राज्य है, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान शासकों पर चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में कपिल त्यागी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक है। यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले हम बात कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, या चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की। इनका समय 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 298 ईसा पूर्व तक है। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार शासक बना, जिसका टाइम पीरियड 298 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक है। आगे बिंदुसार के एक बेटा सुसीम, अशोक, तीस्त और कुछ इसमें अन्य पुत्र हैं। तो इसमें हम अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। सम्राट अशोक का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 273 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक है। आगे अशोक के कुणाल, जलोन और तेवर तीवर अशोक के ये बेटे हैं, जिनका डिवाइडेशन किया गया है। जो कुणाल हैं, इनके दो बेटे हैं, एक का नाम है दशरथ बधुपालित और एक का नाम है संप्रीति दुपालित। आगे इसके चार बेटे हैं, शालीन सुख, देवार्धमन, शतधन्वन और लास्ट है वृद्धत। मौर्य साम्राज्य का सबसे लास्ट यानी कि अंतिम शासक वृद्धत है। इसकी हत्या पुष्यभूति शुंग ने की थी और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये मौर्य साम्राज्य की वंशावली है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के स्रोत। स्रोत का मतलब है कि हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो एक नाम है कौटिल्य, सभी ने सुना होगा। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चंद्र विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, ये एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति के तीन नाम, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य, कौटिल्य की एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इसमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य का ये प्रमाणिक स्रोत है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। यह पुस्तक ब्राह्मण के घर में मिली है। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने में सबसे अधिक भूमिका कौटिल्य की मानी जाती है। नेक्स्ट है विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखादत्त एक राइटर हैं और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। तो इसमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। गुप्त साम्राज्य के समय लिखी गई पुस्तक है। ये संस्कृत के एक विद्वान थे जिनका नाम था विशाखादत्त। इनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मौर्य साम्राज्य ने लगभग संपूर्ण भारत, भारत प्लस अफगानिस्तान तक, यानी भारत के साथ साथ अफगानिस्तान तक, चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य का एरिया था, या वहां तक इसका पार्ट फैला हुआ था, कुछ दक्षिण भारत को छोड़कर। नेक्स्ट नंबर 3, मैग्नेस्थीज की इंडिका। ये एक यात्री हैं मैग्नेस्थीज, जो भारत आए थे। तो इनकी एक पुस्तिका है इंडिका। तो इंडिका में भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी है उसके मेन स्रोत हैं, एक है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, एक है विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस और एक है मैग्नेस्थीज की इंडिका। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य। मौर्य साम्राज्य का स्रोत मौर्य के समकालीन अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाया। मुख्य कारण, इसलिए बौद्ध साहित्य अशोक और मौर्य राज्य का वर्णन करते हैं। कुछ जातक कथाएं हैं, दीपवंश, महावंश और दिव्य ज्ञान।
मौर्यों की उत्पत्ति, इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद के दरबार में एक क्षुद्र कुल की महिला के साथ संबंध से चंद्रगुप्त मौर्य एक अवैध बालक, ये बताया गया है विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार। चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध धर्म में उच्च कुल का मान बताया गया है या माना गया है, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो बौद्ध धर्म में उसे निम्न कुल की जगह उच्च कुल का बताया गया था। शूद्र कुल की उस महिला के नाम मौर्य के कारण इनका नाम मौर्य पड़ा है। मतलब जिस महिला के पेट से या जिस महिला ने इनको जन्म दिया था, उनका नाम था मौर्य और मौर्य से नाम हो गया मौर्य। मैग्नेस्टीज की इंडिका ने मौर्य को निम्न कुल का बताया है। मुद्रा राक्षस में उच्च कुल का बताया गया है। जूनागढ़ अभिलेख में वैश्य बताया गया है। मौर्य साम्राज्य के जो रूलर हैं, शासक, आइए उन पर चर्चा करते हैं। मौर्य साम्राज्य से पहले एक वंश था जिसका नाम था नंद वंश, और नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर या धनानंद की हत्या कर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है मौर्य वंश। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य के पिता ये धनानंद के दरबार में रहते थे। चाणक्य चाहते थे कि गद्दी पर धनानंद नहीं, उनका छोटा भाई राज करे या बैठे। धनानंद ने चाणक्य के पिता को मरवा दिया, जिसका बदला कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में उसको मरवा कर लिया। कौटिल्य अपने सेनाओं में विष कन्याओं यानी शत्रुओं के खिलाफ विष कन्याओं का प्रयोग करते थे। मतलब कौटिल्य ने एक ग्रुप बना हुआ था विष कन्याओं का, जो व्यक्तियों को जहर देकर मार देती थी। विष कन्याओं में कौन थी? कुछ अनाथ लड़कियां होती थी। सूक्ष्म या अल्प मात्रा में विष दिया जाता था, और ये विष, जो विष कन्याएं होती थी, उस विष को ये अपने होठ और लार में छुपा कर रखती थी, और जैसे ही किसी व्यक्ति के संपर्क में जाती थी, तो अपने होठों से उसके होठों पर या उसके मुंह में अपनी लार छोड़ देती थी, जिससे उसके अंदर विष जाने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। वन में विष कन्या द्वारा धनानंद की हत्या की गई थी। चंद्रगुप्त शासक बने। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश का संस्थापक है। धनानंद को हराकर इन्होंने एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। यूनान का एक शासक यूनान का एक राजा था सेल्यूकस, जो अलेक्जेंडर महान का कमांडर था। लगभग 506 ईसा में लगभग 306 ईसा में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर को एक युद्ध में हरा दिया था। उसके समय मगध में अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। सेल्यूकस निकेटर ने मैग्नेस्टीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। जिस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, उस युद्ध के बाद एक तो सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। इसी के साथ सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसका नाम था मैग्नेस्टीज। सेल्यूकस निकेटर ने अपना पूरा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। सेल्यूकुट निकेटर की बेटी हेलिना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की गई थी। नेक्स्ट है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, जिसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का राजा बना, शासक बना। इन्होंने आजीविक संप्रदाय को संरक्षण दिया।
इसने मीठी शराब, सूखे अंजीर व एक दार्शनिक मांग सीरिया के अंटिओटक से की थी। वह दो समुद्रों के बीच की भूमि पर विजय प्राप्त करने के लिए जाना जाता है और बिंदुसार का पुत्र है अशोक। सम्राट अशोक, महान अशोक, सम्राट अशोक। ये बिंदुसार का पुत्र है। पूरे मौर्य साम्राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर शासन अशोक का ही था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय उड़ीसा को भी कब्जा किया था। हम एक युद्ध के बारे में बात करेंगे, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध लगभग अशोक के 261 वर्ष पूर्व लड़ा गया युद्ध है। कलिंग उड़ीसा में है और उस समय जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, ये कहा जाता है कि कलिंग सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। वहां पर सफेद हाथी पाए जाते थे। तो उन हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने 261 ईसा पूर्व उड़ीसा के कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने कुल 12 वर्षों तक शासन किया। राज्याभिषेक के 9वें यानी 8वें वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया और युद्ध जीत लिया। लगभग इसमें बताया गया कि लाखों सैनिक मारे गए थे और इस युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इसने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। ये अशोक के बारे में बताया गया। कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक के शिलालेख, अशोक के अभिलेख। अभिलेख दो भागों में बांटे गए हैं। एक का नाम है शिलालेख और एक का नाम है स्तंभलेख। शिलालेख मुख्यतः 14 शिलालेख हैं। 14 लाइनें लिखी गई हैं, ना कि 14 चट्टानें हैं। शिलालेख का मतलब है 14 लाइन या 14 पॉइंट। अशोक के प्रमुख शिलालेख व उनमें वर्णित विषय। अशोक का जो पहला शिलालेख है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। शिलालेख का मतलब कुछ इंपोर्टेंट रूल हैं जिन्हें 14 पॉइंटों में दिखाया गया है। नेक्स्ट है चौथा शिलालेख। इस अभिलेख में भेरी भोज की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां और आठवां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 9, इसमें सच्ची भेंट व सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख, इसमें धन की व्यवस्था की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट 13वां शिलालेख। इस 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। वैसे कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो इसमें एक आंसर आएगा 13वें शिलालेख में। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन किया गया है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ये सब डिटेल मिलती है 14वें शिलालेख में। नेक्स्ट, अशोक के जो शिलालेख हैं, व्रत मतलब बड़े शिलालेख, और दूसरा है लघु शिलालेख। जो बड़े शिलालेख हैं, ये कहाँ कहाँ पाए गए हैं? शाहाबाद गढ़ी, ये पाकिस्तान में है। मानसेरा पाकिस्तान में, कालसी उत्तराखंड, रवगुड़ी आंध्र प्रदेश, धौली उड़ीसा, जोनगढ़ उड़ीसा, गिरनार गुजरात और सोपरा महाराष्ट्र। ये कुछ लघु शिलालेख है। मास की गुज्जर, ब्रह्मगिरी। अशोक के शिलालेखों को, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अशोक के अभिलेखों को पहली बार एक अंग्रेज
थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने पढ़ा था। अशोक के स्तंभ शिलालेख, ये कुल 14 हैं। 3 भाषाओं का यूज किया गया है और 4 लिपि हैं। प्रयुक्त प्रमुख भाषा अशोक के शिलालेखों की प्राकृत भाषा है, और जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। अशोक के शिलालेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। कहीं कहीं पर ख्रोष्टी भी है। और जैसा बताया है कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 7 स्तंभ शिलालेख हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ शिलालेख, एकमात्र शिलालेख जो 7वें शिलालेख के साथ है। एक ही भाषा और एक ही लिपि का प्रयोग किया गया है दिल्ली टोपरा स्तंभ शिलालेख में। लोरिया अर्राज और लोरिया नदगढ़ दोनों बिहार में हैं। लघु शिलालेख मास्की कर्नाटक, गुज्जर मध्य प्रदेश, ब्रह्मगिरी अर्नाटुर। अच्छा, जो मास्की और गुजरा अभिलेख हैं, इन दोनों में अशोक का स्पष्ट यानी कि क्लियर नाम मिलता है। नेक्स्ट, रामपुरवा स्तंभ लेख, इसमें केवल बैल मिला है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ अशोक के धम्म परिवर्तन को दर्शाता है। इसे इन्होंने बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में बनवाया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में जो स्तंभ है, इसे संविधान सभा ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, ये यहाँ पर गलत दिया है, ये यहाँ पर 26 जनवरी 1950 है। संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। और इसी अशोक स्तंभ में एक आदर्श वाक्य लिखा गया है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एक है वरावर पहाड़ियां, ये ये बिहार अशोक ने बुद्धों के लिए कुछ गुफाएं बनवाई थी। जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके लिए जो गुफाएं बनाई गई, ये बिहार में है और ये वरावर पहाड़ी है। लोमस ऋषि गुफाएं, ये भी बिहार में है। नागार्जुनी गुफाएं अशोक के पोते दशरथ द्वारा बनवाई गई थी। रमणीरदेई निगाली, ये एक शिलालेख नेपाल में भी मिला है। ये 7 स्तंभ। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सिलोन, श्रीलंका भेजा था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वरदत्त है, जिसकी हत्या पुष्यभूति शुंग ने की थी और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य, इसके लिए हम एक थ्योरी है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया गया है। यानी कि एक साम्राज्य के 7 अंग होते हैं, इसे ही सप्तांग सिद्धांत बोला गया है। कौटिल्य द्वारा सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, जिसमें प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए 7 तत्व दिए गए हैं। इसमें एक राजा होता है और एक अमात्य होता है। अमात्य राजा का सचिव होता है। जनपद होता है, जनपद मतलब जिला क्षेत्र। एक दुर्ग होता है, जो जनपद होगा उसके चारों ओर किलेबंदी की जाएगी। एक प्रशासन में कोष होता है, उस प्रशासन की यानी कि उस देश की रक्षा करने के लिए एक सेना होती है। और कुछ उस देश के कुछ मित्र होते हैं। इसे मौर्य प्रशासन में सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये 7 अंग हैं, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा गया है। कर प्रणाली, सोने में चुकाए गए कर को हिण्या बोला जाता था मौर्य साम्राज्य में। एक इमरजेंसी कर होता था जिसको प्रणय कहा जाता है। गांव द्वारा वस्तु के रूप में दिए जाने वाले कर को पिंडकारा कहा गया है। सेना रखरखाव के लिए सेन भावतम कर लिया जाता था। कर प्रणाली के लिए 2 बड़े अधिकारी होते थे, एक का नाम है सन्निधाता और एक का नाम है समरहर्ता।
सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था और समहर्ता कर संग्राहक होता था। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इसी तरह की एक रोचक वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।